अब देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वो लिक्विड से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड के बराबर है तो फिर वो फ्लोट करेगा इन द लिक्विड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से कम है तो फिर वो लिक्विड में ऊपर राइज करके फ्लोट करेगा। ठीक। अब ये डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी it is defined as the mass of the substance per unit volume. Density is defined as the mass of a substance per unit volume. Mass of a substance per unit volume. ठीक है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला इसका, मास ऑफ अ सब्सटेंस, mass of a substance upon volume of that substance, volume of that substance। किसी भी सब्सटेंस के मास को उसकी वॉल्यूम से डिवाइड करिए तो जो आता है हमारे पास नया टर्म, वो उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील। द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील is 15,600 kilogram, is 15,600 kilogram, full stop। Calculate the density of steel in SI units। Calculate the density of steel in SI units। मुझे स्टील की डेंसिटी SI यूनिट्स में कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है स्टील का? 15,600 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 7 सा 15, 15 माइनस 14, 2 7 सा 14, 15 माइनस 14 कितना हो गया? 1, 1 और 6 16, 2 8 सा 16 और ये आगे 2 जीरो आ गए, 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। क्योंकि वेट मास जो है, मास कितने, मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी ऐसा यूनिट होगी। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, एक मिनट वेट करिए। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम। एक मिनट रुकिए। An object
an object of mass 50 gram has a volume of 20 centimeter cube. Has a volume of 20 centimeter cube. Full stop. Calculate the density of the object. Calculate the density of the object. Calculate the density of the object. Full stop. If the density of water is 1 gram per centimeter cube, if the density of water is 1 gram per centimeter cube, state whether the object will float or sink in water. State whether the object will float or sink in water. ठीक है, ये दे रखा है। तो अब इसमें देखिएगा कि मुझे ना ये मालूम होता है कि अगर मान लीजिए मैं पहले सबसे पहले तो डेंसिटी निकालूंगा। ये दे रखा है ऑब्जेक्ट जिसका मास दे रखा है 50 ग्राम और जो इसकी वॉल्यूम है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। तो मैं सबसे पहले इसकी डेंसिटी निकालूंगा। यहाँ हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डेंसिटी होती है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 50 ग्राम, 50 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0 से 0 कट गया और ये आ गया 2.5, ये आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? यस सर। डेंसिटी तो समझ में आ गई होगी दिव्यांशी? यस सर। ठीक है, तो डेंसिटी आ गई 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद अब इन्होंने बोला है कि वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन density of object is greater than density of water, therefore the object will sink। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। है ना? जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर की डेंसिटी दे रखी है इन्होंने कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर, वाटर के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, relative density. The relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. Relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. हमको क्या करना है, हमको डेंसिटी निकालनी है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी दे रखी हो तो डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर ये रेशियो हम निकालेंगे तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, देखिएगा
the relative density of a the relative density of a substance is defined as the relative density of a substance is defined as the relative density is equal to density of the substance upon density of water. अगर कोई भी सब्सटेंस दे रखा है मुझे आयरन, एल्यूमिनियम, रबर, प्लास्टिक, कोई भी सब्सटेंस दे रखा है तो उसकी जो अगर मान लीजिए उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए बोला जाए तो उसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। बताइए क्लियर है? क्लियर है जी? ये चीज समझ गए? अरे बताइए। हाँ, सबको समझ में आ गया? प्राजक्ता, न्यासा, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। अब इसके बाद मैं रिलेटिव डेंसिटी पर क्वेश्चन करता हूँ। देखिए जी क्वेश्चन क्या है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसमें हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी सब्सटेंस की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है और डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है। तो डेंसिटी की यूनिट ऊपर भी अगर मान लीजिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो नीचे भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी से डेंसिटी कट जाए, डेंसिटी की यूनिट से डेंसिटी की यूनिट कट जाएगी। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी आएगी ये एक रेशो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो मैं वही बोल रहा है यहाँ पर कि रिलेटिव डेंसिटी is a ratio or fractional value. Stop, it is unitless. इसकी कोई यूनिट नहीं होती। समझ गए? अक्षर समझ गए? यस सर। आदित्य तबीयत ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। द रिलेटिव density of silver is the relative density of silver is 10.8. Full stop. If the density of water, if the density of water is 1.0 into 10 की power 3 kilogram per meter cube. Calculate the density of silver. Calculate the density of silver in SI units. SI units में आप सिल्वर की डेंसिटी कैलकुलेट करिए, ठीक है? तो जरा देखिएगा, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। तो फॉर्मूला लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, relative density of silver is equal to density of silver
अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अब आप देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर मुझे कितना दे रखा है 10.8, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर हो गई 10.8, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये एक रेशो या एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो 10.8 एक फ्रैक्शनल वैल्यू ही है, 108/10 बोलेंगे इसको, ठीक है। If the density of water, water की density है 1 into 10 की पावर 3, तो 1 multiplied by anything लिखने की जरूरत नहीं है, तो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिनोमिनेटर में तो लिखिएगा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यहाँ क्या है न्यूमरेटर में डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सीधी सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी आ गई, डेंसिटी ऑफ सिल्वर हो गई हमारे पास 10.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताइए क्लियर है? क्लियर है, समझ में Yes, आता है? sir. अनमोल Yes, समझ गए? sir. Yes, sir. गरिमा, Yes, sir. ठीक। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम, नेक्स्ट देखता हूं मैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ मास, the volume of a solid of mass 500 gram is 350 centimeter cube, is 350 centimeter cube. Full stop. What will be the density of this solid? ये पार्ट है, what will be the density of this solid? पहला तो ये पूछा है, दूसरा पार्ट देखिएगा, what will be the mass of water displaced by this solid? What will be the mass of water displaced by this solid? C part. What will be the relative density of the solid? What will be the relative density? What will be the relative density of the solid? Of the solid. Relative density of the solid. C part. D part. D part है, will it float or sink in water? Will it float or sink in water? आप ये बताइए कि ये वाटर में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? अब देखिएगा, what will be the density of this solid? सबसे पहले तो डेंसिटी की बात करी जाएगी। What will be the density of this solid? तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखी है, इसकी मास दे रखा है 500 ग्राम और वॉल्यूम दे रखी है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पार्ट है
density of this solid is equal to mass of solid upon volume of solid। बेटा समझ में तो आ रहा है सभी को? सभी बच्चे शांत बैठे हो? Yes, sir. Yes, सभी को sir. समझ में आ रहा है? इंदर क्लियर है? Yes, sir. दिव्यांशी, Yes, sir. शिवांश, Yes, sir. ठीक है जी। योग समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब देखिएगा मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मास कितना है? सॉलिड का मास है 500 ग्राम, सॉलिड की वॉल्यूम है 350, तो 500 अपॉन 350, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो ये 10 अपॉन 7, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, और 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3, 3 के आगे जीरो लगाया 37, 4 जा 28, 28 30 माइनस 28 20 हो गया, 7 2 जा 40, तो 1.42 लिख लीजिए बस, इन प्लेसेस ऑफ डेसिमल 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये मास ग्राम में दे रखा है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। डी पार्ट है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड, ये चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि what will be the mass of water displaced by what will be the mass of water displaced by the solid, तो क्या होगा कि वो कितना मास डिस्प्लेस करेगा? तो मास से पहले हम ये कहेंगे कि वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम कितनी डिस्प्लेस करेगा? अपनी खुद की वॉल्यूम के बराबर। अगर मान लीजिए हमने कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको मान लो मैंने एक किसी कंटेनर में डाल दिया जिसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक है, और मैंने आधा आधा लीटर का कोई एक और सॉलिड जिसकी ½ लीटर वॉल्यूम है, मैंने वो सॉलिड उसके अंदर डाल दिया है, तो ½ लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। भाई पानी तो फ्लो कर सकता है, सॉलिड तो फ्लो नहीं करेगा ना। तो सॉलिड को मैंने किसी कंटेनर में डाल दिया जिसमें बिल्कुल ऊपर तक, जिसमें बिल्कुल ऊपर तक पानी भरा हुआ था 1 लीटर, उसमें मैंने ½ लीटर वॉल्यूम का एक कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैंने सब्सटेंस डाल दिया उसके अंदर, मैं वो डाल दूंगा ½ लीटर का, तो वो ½ लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। ये बताइए, ये समझ में आता है कि नहीं? ये समझ में आता है कि नहीं? Yes. ठीक है। Yes, sir. तो हम ये कहेंगे a solid will displace equal amount of water when immersed in a liquid, will displace equal amount of water when immersed in water, that is volume of water displaced, volume of water displaced is equal to volume of the solid। सॉलिड अपनी खुद की वॉल्यूम के बराबर ही पानी उसमें से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब जब इसने इतना कर दिया तो हम ये कहेंगे कि चलिए ठीक है जी, अब मास ऑफ वाटर निकालना है। वॉल्यूम तो पता चल गया ना, पानी का कितना डिस्प्लेस करा उसने वॉल्यूम, उतना ही जितनी उसकी खुद की वॉल्यूम है। तो सॉलिड की वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसने पानी भी इतना ही डिस्प्लेस करा। Therefore, volume of water
displaced is equal to 350 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि जो वाटर होता है ना, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो आप अपने आप ही लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट, क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा है तो भी आपको याद रखनी है चीज। वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 gram per centimeter cube। 1 gram per centimeter cube डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है। तो पूछ क्या रहे हैं, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। तो सीधी सीधी बात, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ वाटर ये हमको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में गिवन है और ये सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मास ऑफ वाटर किस में आएगा, ग्राम्स में। मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 350 इंटू 1 यानी कि 350 ग्राम्स। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. है ना, मास ऑफ वाटर हो गया 350 ग्राम्स। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा सी पार्ट में ये पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। सी पार्ट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ जैसे सिल्वर दे रखा था, लेकिन यहाँ दे रखा है कोई सॉलिड, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है, सॉलिड की डेंसिटी देखिए कितनी आई थी, हमने निकाला था 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है ये हमको याद रखना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी आ गई 1.42। बताइए जी, क्लियर है? बताइए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब इसके बाद ये डी पार्ट में मुझसे पूछ रहे हैं, विल द ऑब्जेक्ट विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। ये बता दीजिए क्या होगा, फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। Sir, it will rise in the water. सोच कर बताओ भाई। सर सिंक। सिंक करेगा, क्यों करेगा सिंक, ये बता दो। अरे बता दो, सिंक क्यों करेगा। सर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ जो सॉलिड की है वो बड़ी है डेंसिटी ऑफ वाटर से। बिल्कुल सही, सीधा सीधा है कि इट विल सिंक, it will sink because density of solid is greater than density of water. It will sink because density of solid is greater than density of water. बताइए जी, समझ में आ गया? सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. यस सर। चलिए जी, तो इसी के साथ ही ग्रेविटेशन वाला चैप्टर खत्म होता है।
और मैं आपको लगभग 3 से 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ। आज हमारे पास, आज क्या है, फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपका इसका टेस्ट है, ठीक है। और वो पहले के पैटर्न पर ही, जैसे मैंने पहले टेस्ट लिए थे, पहले के पैटर्न पर ही मैं आपको क्वेश्चंस बनाकर भेजूंगा और आप लोग उसको सॉल्व करके ईमानदारी से फोटो खींचकर मेरे को भेज देंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर का टेस्ट आपका वेडनेसडे को है। सभी को सर मिलता है? हाँ जी, सर थर्सडे से मेरे एग्जाम शुरू हैं। कोई बात नहीं, सर मेरे अभी शुरू हो गए हैं। कोई बात नहीं, जिसके एग्जाम्स चल रहे हैं वो ना दे इस टेस्ट को, ठीक है ना। जिनके भी एग्जाम चल रहे हैं वो मेरे को मैसेज कर देना कि सर मेरे एग्जाम में मैं नहीं दे पाऊंगा, बाकी बच्चे देंगे, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं उनके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो वो देंगे। ये ग्रेविटेशन हमारा खत्म हो गया। ग्रेविटेशन के बाद अब नेक्स्ट, सभी को क्लियर है ना जो मैंने बताया? सबने सुन लिया ना? यस सर। ठीक है, चलिए ठीक। और नोट्स इसके मैं आपको या तो आज रात को या फिर कल सुबह तक मैं आपको नोट्स भेज दूंगा इसके। अब देखते हैं, अब क्वाड्रिलेटरल्स कंटिन्यू करेंगे। ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया और आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट कराया था, टिश्यूज, ठीक। अभी ग्रेविटेशन का लूंगा, कुछ दिन बाद टिश्यूज का भी लेना है टेस्ट, तो वो भी तैयार रखिएगा। चलिए जी, मैथ्स की नोटबुक निकाल लीजिए। अब आगे ग्रेविटेशन करूंगा कंटिन्यू, वो सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स। निकाल लीजिए सभी ने मैथ्स की नोटबुक। मैथ्स की नोटबुक ले आए सभी बच्चे? मेरी आवाज आ रही है? मैथ्स की नोटबुक ले आए सबकी? नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है जी। हाँ जी, तो क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में मैं फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहा था और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कहां तक करा था बताएंगे? बताएंगे कहां तक करा था एक्सरसाइज फर्स्ट में? सर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, नहीं सर, सर आपने 5, 6 और 7 होमवर्क में दिए थे। ठीक है। तो 5, 6 और 7 करे किसी बच्चे ने? यस सर, मुझे क्वेश्चन 7 में डाउट है। क्वेश्चन 7 अभी बताना। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisects angle A as well as angle C
and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। ये दे रखा है कि ABCD एक rhombus है, ठीक है। Given ABCD is a rhombus, let ABCD be a rhombus, let ABCD be a rhombus as shown, and AC and BD be its diagonals. To prove diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal AC जो है हमको ये प्रूव करना है कि ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। ये चीज प्रूव करनी है। ऐसे ही डायगोनल BD जो है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है और इसको भी बाइसेक्ट करता है। एंगल B को डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B as well as angle D, angle B as well as angle D। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। प्रूव क्या करना है ये तो समझ में आ गया ना, बताइए। Yes. ठीक है, अनमोल और आदित्य तुम्हारे एग्जाम्स कब? चलिए जी, देखिए इसमें करना क्या है, मुझे प्रूव करना है कि डायगोनल AC है ये एंगल A को भी और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। डायगोनल BD है ये एंगल B को भी और एंगल D को भी, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, मतलब मुझे ये प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये इक्वल है, ये मेरे को प्रूव करना है। अब इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे हम, हमें मालूम है कि जैसे रोम्बस है तो रोम्बस की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मोरोवर डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, पर क्या उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी? उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं। इस पॉइंट को बोलिएगा O, या ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका बीच का, इसको O बोलिए, ठीक है। अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल BOA एंड BOC, इन ट्राइंगल BOA एंड ट्राइंगल BOC, तो यहां पर हम ये कहेंगे BO इज इक्वल टू BO कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में लाई कर रहा है। BO इज इक्वल टू BO, ये क्या हो गया कॉमन साइड, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में लाई कर रहा है। फिर मैं कहूंगा OA इज इक्वल टू OC, OA is equal to OC, diagonals bisect each other, diagonals bisect each other, OA is equal to OC।
ये इसके इक्वल हो गया, होता ही है इक्वल। और तीसरा हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ अ रोम्बस, बताइए ठीक है। तो भाई Yes, sir. हाँ जी भाई, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हमारा ये हो गया, ट्रायंगल बी और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी और सी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज दैट कि हमें तो ये बी वाले एंगल से मतलब है, तो यहाँ पर बी, इसका मतलब क्या हुआ, इस बी को बीच में ले लीजिए, फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर बी है और फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर बी है, यानी कि ट्रायंगल बी ओ ए में जो एंगल बी है, ट्रायंगल बी ओ ए में जो एंगल बी है ये वाला एंगल, और ट्रायंगल बी ओ सी में जो एंगल बी है यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। भाई सी की सी मैं बोलूंगा एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी बाई सी पी सी पी, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, बताइए। Yes, sir. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, है ना। एक चीज तो ये हो गया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। उसके बाद अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, अब हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, in triangle AOB and triangle AOD, AO is equal to AO. AO is equal to AO, रीजन में लिखेंगे हम कॉमन साइड। दूसरा OD is equal to OB, OD is equal to OB, यहाँ पर हम ले रहे हैं AOB और AOD, तो OB is equal to OD, इसमें रीजन वही लिखेंगे हम क्या, कि डायगोनल्स of a rhombus bisect each other, diagonals of a rhombus bisect each other, OB is equal to OD हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे AD is equal to, ये AB is equal to AD, साइड्स ऑफ a rhombus, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, AD is equal to AD, रीजन में साइड्स ऑफ a rhombus, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, by triple S congruence criteria, triangle AOB is congruent to triangle AOD, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे तो इस वाले एंगल से मतलब है, इस वाले से इस वाले से, तो देखो यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पर A लिखा है, यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन, यानी कि ट्रायंगल AOB का एंगल A और ट्रायंगल AOD का एंगल A, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो मैं कहूंगा यहाँ से इट इंप्लाइज दैट एंगल OAB is equal to एंगल OAD by CPCT, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, बोलिए जी, क्लियर है सभी को, Yes. ठीक है। और ये होने के बाद में फिर हम ये कहेंगे अगर ये इक्वल है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई है ना, इसको भी आप x बोल दीजिए
और इसको भी x बोल दीजिए क्योंकि दोनों इक्वल आ गए। OBC और OBA, देखिए OBC और OBA दोनों इक्वल आ गए, इज इक्वल टू x बोल दीजिए आप, है ना। ऐसे ही OAB और OAD, OAB और OAB ये दोनों इक्वल आ गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया, तो इसको y बोल दो तो ये भी y हो गया। तो अब हम कहेंगे एंगल ODA एंगल ODA is equal to एंगल OBC is equal to एंगल OBC, और एंगल OBC क्या है, x के बराबर है, एंगल OBC x के बराबर है, तो is equal to x हो गया। ये वाला जो एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल ये इस OBC के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके OBA के बराबर हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ये, समझ रहे हैं कि नहीं बताइए। Yes, sir. Yes. ठीक है, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, और OBA भी x के बराबर है, OBA ये भी x के बराबर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और रीजन में क्या लिखेंगे, ये दोनों x x के बराबर है, ये मैंने कहां से लिखा, इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से मैंने ये लिख दिया। फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, हो गया तो ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, इट इंप्लाइज दैट एंगल ODA is equal to एंगल ODC is equal to y, और इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। फिर अब इसकी और इसकी बात करते हैं, तो एंगल OCD, एंगल OCD is equal to एंगल OAB। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है भाई, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल तो नहीं, तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, जब ये y है तो ये भी y हो जाएगा, तो इज इक्वल टू y। सिमिलरली एंगल OCB, एंगल OCB ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये भी y हो गया। एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OAD, और ये OAD ये भी y के इक्वल है। ये मैं कहां से देख रहा हूँ, OAB और OAD ये दोनों हमारे जो है, ये दोनों इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हमने y के बराबर मान लिया, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं, यहां पर भी आप रीजन वो लिखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हेल्प किसकी ली मैंने, इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन 2 से तो पता चला कि दोनों की वैल्यू y के इक्वल है। बताइए जी, क्लियर है इंदर? Yes. Yes, sir. अक्षर Yes, sir. और शिवांश, ठीक है। Yes, sir. ओके, मैं कहूंगा एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू, अच्छा ये मैंने ऊपर y के बराबर नहीं किया, ऊपर x के बराबर था ना, दोनों x के, तो यहाँ इज इक्वल टू x था, यहाँ इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4
डायगोनल AC bisects angle A and angle C, and diagonal BD bisects angle B and angle D। ये हो गया प्रूफ। बताइए जी समझ में आ गया कि नहीं? अब Yes, देखोगे ना भाई, बाइसेक्ट का मतलब ये है कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके, मतलब ये सब आपस में बराबर है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है जी, बस आप देख लेना इसमें। चलो कुछ भी रहने दीजिए आप। एक्सरसाइज 8.1 के ही शुरुआत के जो 8 क्वेश्चंस हैं, जिन भी बच्चों ने नहीं कराया अभी तक होमवर्क, के शुरुआत के 8 क्वेश्चंस आप ट्राई करना। आगे के मुझे लगता नहीं आप लोगों से होंगे, इस वजह से मैं आगे का होमवर्क दे नहीं रहा हूँ। तो आप शुरुआत के जो 8 क्वेश्चंस हैं बस यही ट्राई कर लीजिए, और कुछ नहीं। आज का होमवर्क बस इतना ही है, इतना ही करेंगे।